नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। लेकिन इससे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसी के साथ नवरात्रि के इस खास पावन पर्व पर आपकी तमाम इच्छाएं मां भगवती पूरा कर दे। जिस मुद्दे पर आज बहस कर रहे हैं, आज क्योंकि ईद उल फितर का पावन पर्व है, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का जश्न एक अलग रंग में नजर आ रहा है। कई शहरों में नमाजियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है और वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर शुरू हुआ ये सांकेतिक विरोध क्या संदेश दे रहा है, ये सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ सरकार इसे वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन का कदम बता रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक आजादी पर हमला करार देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बिल वाकई में सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा या इससे समुदाय के अधिकार का हनन हो रहा है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हर बिल पर विवाद हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज ईद के मौके पर देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी, लेकिन इस बार नमाज के साथ साथ एक सांकेतिक विरोध भी देखने को मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने इसका विरोध में हिस्सा भी लिया और बढ़ चढ़कर अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज करवाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी पर हमला है। बोर्ड का दावा है कि अगर यह बिल पास हुआ तो मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और कब्रिस्तान जैसी वक्फ की संपत्तियों पर खतरा आ जाएगा। See, the BJP has no majority in the Lok Sabha. They are, बोलते हैं ना, बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। This government, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. You are supporting an unconstitutional bill which will destroy the Muslim Waqf Board forever, which will take away our masjids, dargahs, khanqahs, and which will be a violation of Article 14, Article 25, Article 26 and 29. बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है, लेकिन इस मुद्दे ने अब सियासी रंग ले लिया है। विपक्षी दल इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सुधार का कदम करार दे रहा है। उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं।
तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा, और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपल्सरी ले गया था वक्फ है, नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए अपील कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को, और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा, उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए, और चर्चा हो गया अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को है, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। और इसी बीच कई शहरों में नमाज के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी देखने को मिला। कुछ जगहों पर नमाजियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर भी लहराए। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी। कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध सियासत का नया हथियार बन जाएगा? जानकारों का मानना है कि संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, आज ईद है और ईद पर आज की क्या कुछ तस्वीरें रही, कहां कहां बवाल उत्पन्न हुआ, इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मुरादाबाद हो या अलग अलग हिस्से आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, जो आपको नजर आ रहा होगा मेरठ हो या सहारनपुर, अलग अलग स्थितियों को समझिए जरा, क्योंकि हर तरफ बवाल आज भी हो गया। जबकि ईद थी और ये तो त्योहार हमारा अपना है, और अपने ही त्योहार पर अगर अपने आपस में ऐसे लड़ेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। क्या वक्फ का विरोध इतना बढ़ जाता है कि त्योहार भी उसकी बलि चढ़ जाएगा? लेकिन इन सब के बीच अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आज कौन कौन इस चर्चा में शामिल हो रहा है। मेरे साथ इस समय चर्चा में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ अनंत अमित जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अतुल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी जुबैर मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस के, कुमार राकेश हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इन सब के बीच सबसे पहले तो सर आपके पास ही आते हुए, क्योंकि हाजी जुबैर साहब हैं और आज बड़ा ही पाक महीना जो है रमजान का, उसका समापन हुआ, लेकिन ये जो तस्वीर मैंने दिखाई जहां विरोध भी है और काली पट्टी बांध करके विरोध है, ठीक है, मैं मानता हूं आप बिल के विरोध में खड़े हैं, लेकिन आज के दिन भी विरोध कर रहे हैं, जबकि त्योहार आपका ही नहीं मेरा भी त्योहार है। मेरे त्योहार पर क्यों विरोध किया जा रहा है? हाजी जुबैर साहब आपकी। जी, वक्फ जो ये बिल है जिसके ताल्लुक से पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही है, पिछले कुछ दिनों में ये तो क्लियर हो गया है कि देश भर के तमाम मुसलमान संगठन, तमाम मुस्लिम इदारे, तमाम मुस्लिम मस्जिदें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये क्लियर कर दिया कि हम वक्फ बिल के पूर्णतः खिलाफ है। इस तरीके का बिल नहीं आना चाहिए। और अजमेर शरीफ, एक मिनट सर मैं आपको रोक रहा हूं, अजमेर शरीफ चिश्ती के दरगाह के चिश्ती हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि जो सरकार कर रही है वो सही है, तो सब तो नहीं है विरोध में, कुछ तो एग्जेप्शन है ना उसमें? सर 2-4 लोग रहते हैं सरकारी दरबारी,
अच्छा, ये सरकारी दरबारी है। जी जी जी, 2-4 लोग रहते हैं सरकारी दरबार में, गजब। और जिस पर सरकार चलती रहती है। गजब बाकी आप सर्टिफिकेट। मेजोरिटी मुस्लिम देखेंगे, जिस तरीके से फार्मर्स बिल आया था, तो उस समय कुछ सरकारी फार्मर्स भी थे, पर 99% फार्मर्स उस बिल का विरोध कर रहे थे। भाजपा सरकार क्या कर रही है कि जिस समुदाय के लिए वो बिल लाती है, चाहे वो फार्मर्स का हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, उसमें उस समाज का क्या मत है, उस समाज को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना है, और वो समाज क्या चाहता है उस पर ध्यान ही नहीं देती है। आप अगर कोई कानून बुलडोज करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, फार्मर समाज हो, भारतीय कोई भी समाज हो, उसके ऊपर बुलडोज करेंगे तो उसका विरोध होगा, और सख्त विरोध होगा। और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये तो अब शुरुआत है। अगर वक्फ बिल लाने की हिम्मत या जुर्रत भाजपा सरकार करती है, तो ना भूतो ना भविष्य भारत ने ऐसा आंदोलन देखा ही नहीं होगा, वैसा आंदोलन सर करा होगा, धमकी वमकी, संवैधानिक मतलब आंदोलन ठीक करा है, होगा। आपने आंदोलन कर लिया, धमकी भी दे ली, सरकार तो ला रही है, 2 दिन बाद हो सकता है कि सरकार रख दे, तो क्या देशव्यापी आप लोग धरने पर उतर जाएंगे? ये कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हमारा पूरा देश का मुस्लिम समाज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे का इंतजार करेगा। बोर्ड जो भूमिका लेगा, भारत का मुसलमान उस भूमिका के पीछे तटस्थ खड़ा रहेगा। ठीक है अनंत अमित जी, जो भी फैसला होगा उसके पीछे खड़े रहेंगे। आप लोग दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं उनको, और वो भी हिंदुस्तान में? देखिए अंकित जी, सर्वप्रथम तो आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। मैं देश के सभी लोगों को आपके माध्यम से नवरात्रा की बधाई देता हूं, साथ ही अपने मुस्लिम समाज के सभी लोगों को ईद मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरीके से अभी हाजी साहब कह रहे थे, तो हाजी साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकास की नई गाथाएं कहता हुआ हिंदुस्तान है। पहली बात, आज जिस तरीके से अंकित जी पूरे देश में आपने देखा होगा कि काले बिल्ले लगाकर मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े जा रहे थे, तो 40-42 वर्षों का हमारा उम्र हो गया, आज तक जीवन में हमने इस तरह का आंदोलन नहीं देखा। धर्म के नाम पर इस तरीके हमारे सनातनियों में तो ये होता है कि शुभ कार्यों के लिए तो काला पहन के भी नहीं जाते हैं, लेकिन ये अपने मस्जिदों में काले बिल्ले लगाकर जिस तरीके से जा रहे थे, ये देश को और पूरे दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। और जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं अंकित जी कि लगभग 800 दरगाह समितियों ने कहा है कि जेपीसी का जो वक्फ बिल, जो नया संशोधित बिल आया है, हम उसके समर्थन में हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, तो ये 800 समर्थन में है, वो दरबारी हैं। हाजी साहब ने तो साफ कह दिया वो सारे दरबारी हैं। जो हाजी साहब कह रहे हैं, मैं उसको आप तक कोट कर रहा हूं। हाजी साहब तो दरबारी भी कह रहे थे और धमका भी रहे थे। खैर, इनकी बातों पे हिंदुस्तान के लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो हाजी बनकर आते हैं, ये बरगलाने का काम करते हैं, तो समाज को गलत मैसेज देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से समाज को बचने की जरूरत है। दूसरी बात, कैथोलिक कांग्रेस ने केरला में कहा है अपने सारे सांसदों को कि हमने वक्फ बिल संशोधन बिल पढ़ा है और इस बिल के हमारे किसी भी दल के सांसद हो, इसका समर्थन करना चाहिए। और देखिए, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, और कांग्रेस के शासनकाल में 2013 में एक वक्फ बिल संशोधन बिल आता है। 2 साल के जेपीसी के बाद 11 में जेपीसी का गठन होता है और 13 में आता है। उसके बाद 14 के चुनाव के पहले कांग्रेस लगभग 123 ऐसे सरकारी जमीन होते हैं जो कि वक्फ बोर्ड को दे देता है, जिसकी कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए होती है। लेकिन 2006 के बाद आने के बाद, हमारी सरकार 14 में बनने के बाद, हमने नया संशोधन बिल लाने के लिए जेपीसी का गठन किया, और जेपीसी ने 44 संशोधन किए हैं। और 44 संशोधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नहीं, 32 सदस्यों में तमाम दल के लोग थे, और उस संशोधन के तहत, और ये वक्फ बिल लगभग उन सारे मुसलमानों के हित में होगा जो देश के अंतिम पादान पे बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमान है, जो कि मुख्य धारा से टूटा हुआ ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस से भी हैं अरुण त्रिपाठी जी भी हैं। अरुण जी, क्योंकि ये जो सवाल आप पर भी उठ रहा है, एक कहा जाता नरसिम्हा राव की सरकार में जो लचर रवैया, या यूं कह ले थोड़ी सी एक ज्यादा मजबूती इसको दे दी गई, जिसमें अनंत शक्तियां उनके पास वक्फ बिल के पास, वक्फ कमेटी के पास आ गई। ये जो समितियां हैं, अगर उसको कर्टेल किया जा रहा है, थोड़ा काटा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई जो संपत्ति आपने उठा ली है, अगर आपको लगता है कि ये वक्फ की संपत्ति, आप तो दावा कर देंगे, लेकिन उस दावे को साबित करने की जिम्मेदारी तो दूसरे पर आ गई। यहां आपकी क्यों नहीं? आपकी भी संपत्ति को जस्टिफाई करने के लिए कि आप कहते हैं कि भाई मेरी ये जमीन है, तो उसके लिए मैं भी प्रूफ दिखाऊं। यही थोड़ी कि मैंने दावा कर दिया तो सामने वाला ही दिखाए। तो गलत क्या है सर?
देखिए अंकित भाई, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और ये जिस तरीके से एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का कार्य कर रही है उसे बंद करके युवाओं को रोजगार दे, महंगाई कम करे और लोगों के मंगल सूत्र जो कि आज गोल्ड बैंक जो है उसमें गिरवी रखे जा रहे हैं। कल का पेपर पढ़ लीजिएगा, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मंगलसूत्र गिरवी रखे गए। तो उनको महंगाई कम करे और मंगलसूत्र रखने का नौबत ना आए। दूसरी चीज कर रहे हैं ना, दूसरी कांग्रेस चीज बिल पर सपोर्ट कर रही है। ईद की मुबारकबाद सभी मुस्लिम भाइयों को। मेरे आपने जवाब नहीं दिया। अरुण जी सपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे। इतनी जल्दी आप आतुर हो जा रहे हैं, मैं भी आतुरता से और भी प्रश्न पूछ सकता हूं आप मुद्दे से भटक वही नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे। आपने अभी प्रोमो में दिखाया, अंकित भाई अभी आपने प्रोमो में दिखाया कि ईद के समय में हिंसा, लेकिन ये नहीं दिखाया कि ईद के समय में हिंदू भाई जो है मुसलमानों पे फूल बरसा रहे हैं। आपने ये नहीं दिखाया कि होली के समय में मुसलमान भाई हिंदू भाइयों पर फूल बरसा रहे थे इसी दिल्ली के अंदर। सवाल क्या पूछा? सुन इतना आतुर मत होइए, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं, आतुर मत होइए, सब चीज पे आएंगे। सवाल पर आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, आप बीजेपी की तरह आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, आप सुनिए ना भाई, आप एंकर हैं, आप बीच में बैठे सुनिए। अरे मॉडरेट करो ना सर, क्योंकि मुद्दे से भटक रहे हैं आप, मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। और सरकार का एक तरफा रवैया है कि इस देश में जो भी कानून लाया जाएगा वो कानून जिनके लिए लाया जाएगा वो खुश नहीं होंगे। अभी मेरे भाई ने भी बताया, किसान कानून लाए, किसान खुश नहीं। अभी वक्फ बोर्ड कानून ला रहे हैं, उस पे मुसलमान खुश नहीं। जवानों के लिए लाते हैं, जवान खुश नहीं। युवाओं के लिए लाते हैं, युवा खुश नहीं। तो सरकार इस तरीके का जो नियम बनाती है क्यों नहीं सहमति मिलती है? दूसरी चीज, जब आपको पता है स्टेट काउंसिल बोर्ड जो है उसको क्यों कमजोर किया जा रहा है? जो आपने कहा अभी कि पीवी नरसिम्हा राव जी का बात कर दिए, आपको पता है वो घटना कब की है? 1995 की। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय सहमति जताई थी, क्यों नहीं विरोध किया भारतीय जनता जवाब पार्टी आपने अभी भी नहीं दिया। फिर उसके बाद 2013 में हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं विरोध किया? आज मेरे भाई कह रहे हैं कि 150 संपत्तियां जो है कांग्रेस ने दे दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अंबानी का जंगल है जिसमें अभी माननीय साहब प्रधानमंत्री जी घूम के आए हैं, वो किसका जमीन है? आपका जमीन, मेरा जमीन है कि वो अंबानी जी का जमीन है? वो इस देश के लोगों का जमीन है। दे रहे हैं जिसको तिसको, सारे उद्योगपतियों को जमीन अलॉट कर दो। ठीक है, 300 मंदिर तोड़ दिए बनारस में, अपने लोकसभा क्षेत्र में 300 मंदिर। वो जमीनें कहां गई? किसको जमीन अलॉट हुआ? ठीक है, ये सवाल का जवाब वाला है। बस आप लोग एक ही चीज पूछिए, काला कपड़ा क्यों लगाया? ईद पे हिंसा क्यों हो रहा है? मुसलमान क्यों टोपी नहीं पहन रहा है? मुसलमान क्यों टोपी पहन रहा है? अरे भैया, इस देश में थोड़ा ध्यान दीजिए, रोजगार नहीं है, न्यूज चैनलों से पत्रकार निकाले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है अरुण जी, इतना दर्द आपको है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने वो मुद्दे पे उठा दिए जिनका जिक्र शायद मुझे नहीं लगता कि अभी मौजूदा स्थिति में, बस जवाब नहीं दिया जो मेरे सवाल थे कि कांग्रेस स्टैंड कहां रखेगी। मेरे साथ इस समय संजय चक्रवर्ती। अरे हम भी देश के लोगों के साथ है सर, देश से बाहर हम भी नहीं है। टीएमसी हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़े हुए संजय चक्रवर्ती जी। संजय जी, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे क्विक रिएक्शन लेना है, आपसे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस कहां खड़ी नजर आती है? सबसे पहले जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं और उसके बाद जो है ईद की शुभकामनाएं। मेरे कानों में मेरी आवाज गूंज रही है, ठीक करा दीजिएगा। ठीक है, आपने बोल दिया सर, मेरा पीसीआर सुन लेगा, आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू। तो पहली चीज ये है कि असल में सरकार कोई भी बिल लाती है सिर्फ और सिर्फ समय पास कर रही है। इस समय पास करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ये उद्योगपतियों का लिए जो है फायदेमंद है, हम लोगों के लिए किसी के लिए नहीं। ये केवल लड़ाने का काम है, आप लड़ते रहो और पीछे से जो है दूसरा काम ये करती चली जा रही है और इस समय को पास कर रही है। और इस समय पास करने की वजह से ही जो है इस तरीके से विवादित मुद्दे को उठाया जा रहा है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे अब जो युवाओं का हो, चाहे ये अब हिंदू मुसलमानों का हो। ये सब चीजें जो है केवल टाइम पास है और अंदर से पीछे से जो है सरकार अपना काम लगातार कर रही है। उद्योगपतियों को कैसे कैसे किस तरीके से फायदा पहुंचा सके। अभी अंबानी के बारे में बात किया, तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब तो कह रही है वक्फ बोर्ड बिल सामने आ जाए, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी पार्टियां बेनकाब हो जाएगी। ठीक है,
अनंत जी सारे पॉइंटर्स लिख लीजिएगा। अरुण जी ने जो बोला है और अभी जो आपके सामने है वो सारे पॉइंटर्स लिख लीजिएगा। आपसे सवाल ब्रेक के बाद लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके चिराग पासवान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आरएलडी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्लियर हो जाएगा, इनके चेहरे देखना काम हो जाएगा। ठीक है, अतुल यादव जी भी हमारे साथ हैं। अतुल यादव जी, समाजवादी पार्टी तो खैर खुल करके कहती है कि हम विरोध करेंगे, लेकिन जो नंबर गेम है वहां तो अगर देखा जाए लोकसभा में, क्योंकि पार्टी कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि वो कम से कम एक सदन में तो इस सत्र में पेश करवा ही ले, बिल को पास करवा ले। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी उस स्ट्रांगनेस के साथ स्टैंड ले पाएगी जो वो चाहती है, हमेशा एक हिमायती बनना चाहती है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस बिल का खुल करके विरोध किया गया है। और रही बात जो ये जेपीसी में जितने विपक्षी सांसद थे, क्या उनकी बातों को सुना गया? उन्होंने तो खुल के कहा कि हमारी बातों को तो विचारों को तो कहीं बिल में रखा ही नहीं गया। अगर बिल में कोई बात रखी नहीं गई है तो बिल में जो विपक्षी सांसद रखे गए थे उनकी सार्थकता क्या है? यानी केवल औपचारिकता निभाने के लिए ये मतलब वहां पे उनको सदस्य बना दिया गया था। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो सहयोगी दलों से चल रही है सरकार है, इसकी मंशा आप देख लीजिएगा कि ये अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कितने डीएम मुस्लिम समाज से आते हैं बता दें आप। जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अगर मुस्लिमों का बड़ा हितैषी है, वक्फ बिल के बड़े हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज से आने वाले कितने डीएम बना रखे इन्होंने और कितने मुख्य विकास अधिकारी बना रखे हैं। अरे सर, इसमें तो आप पर भी आरोप लगता था, यादवों को बैठा दिया था, वो भी कहते थे ये तो दोनों पर लगता था। ना अंकित मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी में सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे। हमने कभी भी भेदभाव जैसी नीति नहीं अपनाई। भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और जिनकी मंशा जो है सभी देशवासी जानते हैं, प्रदेशवासी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हितैषी होती तो विकास की हितैषी होती, समाज की हितैषी होती, सभी वर्गों की हितैषी होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमेशा धर्म की राजनीति करती है। आज आप महंगाई पे कभी महंगाई को ये लोग महंगाई और कृषि जो किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, चरम पर इस समय महंगाई है और धरातल पर जो दिख भी रही है और स्कूल खुल चुके हैं और उनकी जो किताबें कापियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, उन चीजों से बहुत सारे मुद्दे आपने दे दिए हैं। और वाकई राज्य में सरकार लंबे समय तक अगर किसी की रहती है तो उसके खिलाफ मुद्दे भी बहुत होते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक उस पार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा कितना जायज है और कितना वाकई राजनीति हो रही है। जो मुद्दा है और उसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुमार राकेश जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सुन लिया आपने सब कुछ, विपक्ष की अपने दलीलें हैं और सत्ता पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता है जो फंस रही है, पिस रही है, उसको समझ नहीं आ रहा इधर जाऊं या उधर जाऊं या इसी नाव में सवार रह जाऊं। देखिए अंकित जी, मैं सबको सुन रहा था और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हाजी साहब ने बड़ी बातें कर दी जो ओवैसी साहब कहते रहते हैं और टीवी के सामने दहाड़ते हैं और पार्लियामेंट में देखता हूं कि आवाज़ नहीं निकलती उनके मुंह से। पार्लियामेंट के अंदर बोल लेते हैं कि यहाँ टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर बाहर जब निकलते हैं तो बोलते क्या करें, पॉलिटिक्स करनी है इसलिए ऐसी बातें करनी है। आज की तारीख में सबसे बड़े पैरोकार हैं मुस्लिम के। लेकिन ये वक्फ बोर्ड की जो बात आप कर रहे हैं और जो काली पट्टी की बात है, तो अब आपने बोला और आम मुस्लिम है जो भी लोग हैं उनका मानना है कि विरोध किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप वो जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन की बात है, पाकिस्तान की सीमा से ज़्यादा आपने अवैध कब्जा कर लिया है, उसके लिए अपने काली पट्टी बांधी है। हजारों केस जो मुसलमान भाइयों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किया है, उनके खिलाफ है या समर्थन में है। जब हजारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो आपने कब्जा किया, जैसे अभी आपने बाइट दिखाई जगदम्बिका पाल की, जो उसके लिए जो जेपीसी बनी उसके अध्यक्ष थे, कि आपने पार्लियामेंट को वक्फ बोल दिया, जहां इच्छा हुई वहीं रख दिया। वक्फ का मतलब इन लोगों ने, तथाकथित मुसलमानों ने, तथाकथित इमामों ने, तथाकथित राजनेताओं ने राजनीति के दलदल में इतना पंकित कर दिया है कि वक्फ अपना जो है, जिसे कहते हैं उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है समाप्त हो गया है। रही बात विरोध करने के लिए विरोध की बात है, अब जो लोग समर्थन कर रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार राष्ट्रीय जो मुस्लिम भाई हैं, उनको आपने दरबारी बोल दिया।
अभी सौगातें मोदी हो रही है, लोग ले रहे हैं एक से एक पैकेज। कोई बोल रहा है 32,000 का पैकेज है, कोई 50,000 का पैकेज है। जो भी पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है, उसमें ले भी रहे हैं, फिर उल्टा भी बोल रहे हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पूरी की पूरी जो स्थिति है, भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो। जब कोई तर्क नहीं मिलता है तो अडानी अंबानी किसी का नाम लिया जाता है, मुद्दों से भटका दिया जाता है। नहीं, मुद्दा भटकाने की बात नहीं है। मेरा मानना है क्या अडानी अंबानी, इसका जवाब मुझे चाहिए। सभी विद्वान जितने बैठे हैं, प्रवक्ता 2014 के बाद पैदा हुए कि पहले थे? वो उनका जो ग्रोथ हुआ तो कैसे हुआ? क्या वो देश के दुश्मन हैं? मैं किसी को वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अडानी अंबानी की, लेकिन एक मिनट, मैंने आप बोले थे, मैं सुन रहा था। जो भी उद्योगपति हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, देश के विकास में उनका योगदान है। लेकिन अभी अंबानी के बच्चे की शादी में क्या लालू यादव, क्या कांग्रेस के नेता कौन कहाँ नहीं गए? तो होता है कथनी करनी में जो बेमेल है। और एक जो कांग्रेस है, मैंने दोनों पार्टी कवर की है। कांग्रेस आज की तारीख में 1998 रडरलेस हो गई, दिशाहीन हो गई है। कोई मुद्दा समझ नहीं आ रहा। और जब से राहुल गांधी आए हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। संसद में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। संसद में चर्चा होती है तो वियतनाम में होते हैं। जो फैक्ट है, मैं फैक्ट पे बोल रहा हूँ, कोई अतिरिक्त बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुद्दा है उसको समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो बात है, जो जेपीसी है, सभी दल के लोग हैं, यदि अपने दिल पे हाथ रखेंगे, राष्ट्र के विकास के नाम पे, भारत के नाम पे, उनको समझ में आएगा कहाँ वैध है, कहाँ अवैध है। और रही बात, यहाँ इनकी मुस्लिम राजनीति चलती है। मिडिल ईस्ट में इंडो अरब मिशन 22 कंट्री है, किसी की मजाल नहीं है, वहां बुलडोजर चलाता है मस्जिद पे, किसी की चू तक नहीं रेखती। ठीक है, ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां उनकी आवाज नहीं निकलती। कई ऐसे देश है, तुर्की है, लीबिया है, नंबर ऑफ कंट्रीज, लेकिन यहाँ उनकी इसलिए चलती है कि 1976 के बाद के यहाँ भी चलती है। एक मिनट, यहाँ भी चलती है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सर एक मिनट, एयरपोर्ट पे लेने गए उनके प्रधानमंत्री को, मैं क्या गले लग जा करने लगे। हाँ तो गलत क्या उसमें? वहाँ पर गले लग जा। अरे भाई, यहाँ पर तुम्हें निकलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। तुम्हें खाने नहीं देंगे, गलत बयानी, तुम्हें चलने नहीं देंगे। एकदम गलत बयानी है, इसमें होगा। बिल्कुल गलत बयानी है। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। क्या मजबूरी? मैं कोई मजबूरी नहीं भाई, किस वजह से आप इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं? किस मजबूरी में पैकेज की बात आप मैं नहीं दे रहा हूँ शब्दों को। कौन सा पैकेज मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं? आप जिस देश में ऑक्सीजन नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, फिर गलत जिस देश में सरकार ने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया, गलत बयानी, चलने पर मजबूर किया कोविड में, उसके उन लोगों का सच सुनना नहीं कर रहे हैं। भंगिमा अपना आपको सच सुनना नहीं। आप कैसे आदमी महोदय, आप कैसे आपके ऐसी बातें? अरे मैं आपके मुंह से झूठ सुन रहा हूँ। मजबूरी में बोल सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर किस बात की ब्रांडिंग कर रहे हैं? किस बात की ब्रांडिंग कर रहे हैं? पहले मेरी बात, जंगल का बात कौन करेगा? देखिए, अगर ऐसे बोलेंगे, इस तरह बोलेंगे तो नहीं बात जाएगी। आप दोनों की ही बातें जनता सुनिए। अरे भाई, जमीन पर बात कर रहा है। मैं आपको ऑडियो ज्वाइन करवा रहा हूँ। अरुण त्रिपाठी जी, आपका भी कर रहा हूँ सर, मैं आपका भी कर रहा हूँ, माफी के साथ, क्योंकि डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप दोनों अगर आपस में लड़ेंगे, जनता तक हमारी बात नहीं जाएगी। ठीक है, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से आपने भी सुना, और इस वक्त अनंत जी आपको लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये पहले नहीं अनुमान लगाया था कि इस तरीके की बातें होंगी और आगे जाकर के इस तरीके की चीजों को झेलना पड़ेगा? अनंत जी, अगली आवाज आपकी, क्योंकि बाकी दो का ऑडियो हमने डाउन करवा दिया। देखिए अंकित जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जब 3 तलाक के कानून आ रहा था, सर आप दोनों की आवाजें हमने डाउन करवा दी है, टेलीविजन पर नहीं जा रही है। गरिमा रखिए सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर। अरुण त्रिपाठी जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अरुण जी, मैं बड़ी शालीनता के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप दोनों ही शांत हो जाइए। पत्रकार नौकरी से निकाले जा रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार बनते हैं। अरे सर, क्या कर रहे हैं महाराजा? कुमार राकेश जी,
आप भी और अरुण जी आप भी प्लीज शांत हो जाइए, गरिमा रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके क्या कुछ कह रहे हैं एक दूसरे को। नहीं मैं बिल्कुल आपको इजाजत, आप दोनों की आवाज हमने डाउन करवा दी, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं। नहीं सर, गलत तरीका। नहीं सर, पैनलिस्ट और भी है सर, मुझे आगे जाने दीजिए सर। आडंबर नहीं पेश होने। अरे सर, कोई झूठा आडंबर नहीं है। आप बोलिए तो सही है। ठीक है सर, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आप दोनों पहले पानी पीजिए, पहले पानी। सर, मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है, मेरे पास समय की कमी है, उपलब्धता कम है, आपको समझना होगा सर। अरुण त्रिपाठी जी, आप तो पता ही नहीं है, झूठ बोलेंगे। बताइए ना आप कितना कर्ज है देश को, बताइए बताइए आप पता ही नहीं है। अगर 2 लाख करोड़ रुपए का झूठ 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 आप पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आप झूठ बयान कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आप झूठ बताइए, दिखाइए अपने वरिष्ठ पत्रकार, कुछ भी पता नहीं है। सर, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है, आप दोनों महानुभाव से मेरा अनुरोध है। अरुण त्रिपाठी जी प्लीज प्लीज। अब मुझे संशय है कि आप कांग्रेस में भी है कि नहीं है। हाँ, आपको संशय है, अच्छी बात होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, बोलिए सर, आप अपनी बात रखिए। अरे सर, मैं आप दोनों का संशय मिटाने नहीं बैठा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। प्लीज अरुण जी अपने आवाज को डाउन कीजिए। आपको कुछ पता ही नहीं है। अरुण जी, कुमार राकेश जी, आप दोनों को मैं अनुरोध कर रहा हूँ। सब पता है आपको, बस आप झूठ बोल रहे हैं। कितने का पैकेट गया मुसलमानों? अरे भाई सब पता है मुझे, भी आपको पता है। आपको पता ही नहीं है क्या? आप ही अनंत जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबका ऑडियो हमने डाउन कर दिया है, लेकिन दिक्कत बड़ी यही है कि यहाँ आपस में लड़ाई नहीं करनी है, मुद्दों पर आना है। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, अरुण त्रिपाठी जी आपसे भी, राकेश जी आपसे भी। ठीक है सर। अरे आपके आवाज, आनंद जी आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को पहले से क्या समझ नहीं पाई, जो लगाए जा रहे हैं आरोप आप पर कि जमीनें हड़प रहे हैं आप, एक धर्म और एक समुदाय के लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश है। क्या वजह रही इस चीजों को, कैसे आप देखते हैं और बीजेपी कैसे इस चीज को समझेगी? पूछा आपने कभी? देखिए अंकित जी, सर्वप्रथम तो पता नहीं अरुण त्रिपाठी जी क्यों इतना बेचैन भारत हो गए हैं। जिस तरीके से बड़े भाई राकेश जी कह रहे हैं, तो राकेश जी तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, अरुण जी के पास कोई तथ्य नहीं है। अरुण जी के पास कोई तथ्य नहीं है। अरुण जी, इस तरह से बेचैन भारत मत होइए, अगर हम भी बोलना शुरू करेंगे तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। मैं अंकित जी आपके प्रश्नों के जवाब पे आता हूं। आज जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के समय आपने देखा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने देश के तमाम मुसलमान भाइयों को ये कहते रहे कि अगर 3 तलाक का आ जाएगा तो महिलाओं को पुरुष पीटेंगे और पुरुषों को महिलाएं पीटेंगी, इस तरह की अभद्र भाषा भी बोलते रहे। लेकिन 3 तलाक आने के बाद आज देश में जिस तरीके से मुस्लिम माता बहनों के ऊपर, आपके पास आऊंगा, प्लीज इन दोनों का अगर फ्रेम हटा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इनके फ्रेम हटा दीजिए, और आवाज तो हमने वैसे हटा दी। अब अनंत जी आपकी बात हम रखते हैं, आपको फ्रेम मिलेगा। अनंत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से मुस्लिम बहन भाइयों ने 3 तलाक का स्वागत किया, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे भाई आप पत्रकार नहीं है इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आप पत्रकार नहीं है इसलिए नहीं बोल पाएंगे। जो संशोधन बिल आ रहा है के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते। आपका घर बीजेपी से चल रहा है। अनंत जी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भाई साहब हम बोलेंगे अगर इस तरीके का 38 बैठकें होती है, हमारे में 118 घंटे की बैठक होती है और विपक्ष के तमाम लोग होते हैं, और जिस कानूनी तौर पर पूरा देश जानता है, लेकर उसकी बहुमत और जानता है। ऐसे ही पत्रकार जो है जो देश को नफरत में झोंक रहे हैं, ऐसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है। बस भावबाजी बस काटुकारिता, बस साहब अच्छे हैं, बाकी पूरा देश खराब है। इस देश का किसान खराब, इस देश का मुसलमान खराब, इस देश का सुनिए, आप दोनों से अनुरोध है, बड़ा ही विनम्र, सुनिए मुझे पता है 12,000 करोड़ झूठ कर रहे हैं। अरुण जी सुनिए, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, आप मेरी भी बात सुनिए, मैं मॉडरेट कर रहा हूं।
आप सबकी बात सुनवा रहे हैं। गलत बोलेंगे, वो हमने नहीं भेजा है, वो टीवी पर नहीं गया। आप गलत बोलेंगे, अरे वो टीवी पर नहीं गया है सर, वो नहीं गया है ऑन एयर। अब मुझे जमानत पे है। अरे अरुण जी राकेश जी प्लीज आगे बढ़े, प्लीज आगे बढ़े। अरे सर अरुण जी हटा दीजिए, आप इन दोनों के फ्रेम हटा दीजिए, फ्रेम हटा दीजिए, दोनों का फ्रेम हटा दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेताओं को लगता है कि उनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। मेरे पास और भी पैनल में है। अरे सर मैं आप दोनों को मैंने बुलाया हुआ है, मैंने ही आप दोनों को बुलाया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे, आप जैसे विद्वान लोग अगर इस तरीके से करेंगे सर तो कैसे चलेगा? अरे सर नेता के खिलाफ सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आपने आधा घंटा मेरा, आप दोनों ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आए हैं, ना कि अपने से जुड़े हुए मुद्दों के लिए। साफ तौर पर क्योंकि जो विवाद आपस में छिड़ गया उसकी वजह से हमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार में बीच में छूट के चले गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर है, अनंत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सभी मेहमानों के पास जाना है धीरे धीरे एक एक करके, सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्विक रिएक्शन दीजिएगा कि बीजेपी कैसे इस चीज को कर्टेल करने की, क्या वाकई अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है एक समुदाय से? देखिए अंकित जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ ने जिस तरीके से 3 तलाक के ऊपर भी अपने जिस तरीके से मुसलमान भाइयों को बहकाने का काम किया था, उसी तरीके से वक्फ बिल संशोधन बिल पर भी इस तरीके से बहकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रारंभ से कहती रही है कि वक्फ बिल संशोधन देश हित में है, मुसलमानों के हित में है, उन मुसलमानों के लिए, उन पसंदीदा मुसलमानों के लिए, उन गरीब मुसलमानों के लिए है जो कि अपने अंतिम पादान पे बैठा हुआ है, जिसको विकास की धारा से मतलब नहीं है, हम उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और उनके हित में है। और लगभग वक्फ बिल संशोधन के बाद 12,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और मुसलमानों के हित में होगा और मुसलमानों के विकास के लिए होगा। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने 2006 में कहा था, उसी के आधार पर हम ये संशोधन लेकर आ रहे हैं। और इस संशोधन में तमाम विपक्षी दल के लोग भी, लगभग 38 बैठकें हुई है 118 घंटे की, तमाम प्रदेशों में घूमने के बाद, और लगभग 428 पेज का है। और उन बैठकों में ऐसा होता था कि संशोधन के समय जिस तरीके से पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष में होता है, 44 अमेंडमेंट हुए, 44 अमेंडमेंट पक्ष में लगभग 15 लोग पक्ष में थे, 11 लोग विपक्ष में थे। यानी कि संशोधन में जो पक्ष था वो पॉजिटिव था और उसी के आधार पर हमें लगता है कि यह देश हित में है। मुसलमानों कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि हमसे हमारा जो बयान था उसको एडिट कर दिया, चीजें एडिट होकर के पहुंची हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें नोट ऑफ डिसेंट भी लगा हुआ है, जिसके आधार पे ये इनके झूठ साबित हो जाते हैं कि जो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा अंकित जी, जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा था और जंतर मंतर पे जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आती है और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सांसद जो बिहार से आते हैं तारिक अनवर जी से पूछा जाता है, तारिक अनवर जी ने कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर विरोध करूंगा, मैं उस जमात में शामिल नहीं होऊंगा। और हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस के मित्र ये बताइएगा कि आप ही के एक सांसद जाते हैं और उस जंतर मंतर पे जो भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या वो देश हित में है? वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने के तहत मुसलमानों को भड़काने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ठीक है अतुल जी, इतना सबको 12,00,000 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा भी दे दिया है, इतना फायदा होने वाला है और इसके बाद भी इस फायदे को आप देख ही नहीं पा रहे, ना आप देख पा रहे, ना हाजी साहब अगर हमारे साथ हैं तो ना वो देख पा रहे। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और लोकसभा में 37 सांसदों के साथ में है। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज के लोगों को जो इनके पुलिस अधिकारी के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा की कहा गया कि अपनी छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं? आप खुद मुस्लिम समाज के लिए क्या जब उत्तर प्रदेश के सुन लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये वक्फ जो बोर्ड का बिल आने वाला बात है, ये सिर्फ SC-20 की राजनीति पे उतारू हैं। इनको अगर उनकी मंशा आप देखेंगे, कभी भी ये सख्त मन से कभी भी कोई का नहीं। किसानों का बिल था, वो भी दो पतियों को देने के लिए था। ये जमीन हड़पने के उद्देश्य से कह लो या अगर सच्चे मन से कोई भी चीज लाना चाहते हैं तो पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से कोई बात समाज में भी रखी जा सकती है, सभी राज्यों में सबका विश्वास में भी लिया जा सकता है, सभी को समझाया भी जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक आईने से काम करती है, धार्मिक चश्मे से काम करती है, कभी भी कोई भी चीज अच्छे तरीके से नहीं लाती है और सिर्फ इसकी मंशा सिर्फ एक धर्म को दबाने के लिए भी होती है।
ठीक है जी भाई, अंकित बोलिए जी, बोलिए अंकित बोलिए सर बोलिए। इसका जवाब मुझे देना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि सपा के ऐसे लोगों के बयान की वजह से ही हमारे देश के मुस्लिम भाइयों में इस तरह का व्यर्थ में विभाजन की जो प्रकृति गढ़ी जा रही है। किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार ने किसी को भी अपने छत पर या कहीं भी नमाज पढ़ने से रोकने के लिए कभी भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। ये भाई गलत बोल रहे हैं और मुसलमान आप ऐसे लोग ही धर्म के आधार पर काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे काम से बचना चाहिए। आप आज कभी है, आप औरंगजेब और बाबर की तारीफ करने वाले लोग हैं, आप उनको महिमा मंडित करने वाले, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इस तरह की गलत बयानी मत करिए। देश का समाज इससे टूटता है, समाज को जोड़ने का काम करिए। ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक हम है, सबकी बात को उठाते हैं। ठीक है। मेरे साथ संजय जी भी हैं, संजय चक्रवर्ती जी हैं। संजय जी, टीएमसी को लेकर तो एक अवधारणा बनी हुई है कि भाई वो एक पक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करती है और विपक्ष तो यही कम से कम कहता है। इस बिल पर भी अगर आप लोग वक्फ बिल पर सरकार का सपोर्ट नहीं करते या यूं कह लें कि इसका विरोध करते हैं, तो क्या वो जो एक चेहरा है जहां पर ये कहा जाता है कि भाई हिंदू को रोका जा रहा है, मुस्लिमों को आगे किया जा रहा है, वो कहीं साबित नहीं हो जाएगा? बड़े अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा इसको। पूरा सुनूंगा सर आपको। 2011 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, बीजेपी हमेशा मुंह खाई। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो तुष्टीकरण की अगर राजनीति हम लोग कर रहे होते तो आप ये बता दीजिए, कभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो देश भर में सबसे ज्यादा परसेंट जो है बंगाल में हुआ, 80 से 86% वोट हुआ। क्या 80 से 86% वहां पे हमें इस बात का जवाब नहीं, हमें आप ही के बात, आप ही का सवाल चुनाव 80 से 86 मुस्लिम है, तो अगर तुष्टीकरण हो रही है, इसका मतलब जहां पे जो 26% मुस्लिम है वहां पे 80 से 86% वोटिंग हो रही है, ये तुष्टीकरण वाली बात तो नहीं। सर आपने शायद घर में फैन ऑन कर रखा है, तो आपसे ज्यादा आवाज उसकी नहीं, मुझे आपकी आवाज जो है वापस आ रही, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही। अच्छा, मेरी आवाज वापस आ, ठीक है। तो ये जो आप बात बताइए, तुष्टीकरण बात बिल्कुल गलत है, एकदम है, और सिर्फ ये डराने की बातें हैं। और ये भी देख रहा होगा चुनाव ने बताया, ठीक है, कि आप 30 सीटें जीत कर पाएंगे, ये 10 में आके उतर गए। सर मेरे पास अब समय की बहुत कमी है और अरुण जी आपके पास आ नहीं पाया क्योंकि आपने सारा जो अभी देखा उसमें आपकी आवाज तो बुलंद रही। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से हाथ जोड़ बहुत छोटा सा क्विक रिएक्शन, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बहुत छोटा सा। आप व्यक्तिगत मुझे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हमारे नेताओं को अगर आप यहाँ पर गाली नहीं, किसी ने नहीं दिया सर। मैंने देखिए कोई भी दे, अरुण जी, मैंने आप दोनों को रोका है, मॉडरेट किया, आप दोनों को रोका, लेकिन मैंने किसी को कुछ गलत बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया आपने, खुद ही हमारे नेताओं के बारे में प्लीज जाने दीजिए, चैनल पे ऐसा। ठीक है सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है और साफ तौर पर वक्फ को लेकर के जो वक्त वक्त पर बयान आता है और इन सब के बीच आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त को लेकर जो वक्त वक्त पर बयान आता है उससे ये तो जाहिर हो जाता है कि जब यहां ये हाल है तो सोचिए संसद में क्या होगा, वहां कैसा संग्राम देखने को मिलेगा।